हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की आपकी क्लास है जीके जीएस की। ठीक है, 7 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 2 में जो आपके जीके और क्वेश्चंस आपको जो पूछे गए थे, यहाँ पे इनको मैंने जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया है। ठीक है, जीके के क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे एनालिसिस करवाया है विद डिटेल। ठीक है, तो क्लास जो है बहुत ध्यानपूर्वक करना है। क्लियर है? चलिए, बाकी क्लासेस कुछ हो चुकी हैं। ठीक है, बहुत क्लासेस हो चुकी हैं जीके जीएस की, जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी की, और एग्जाम जो आपका बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे? क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते हैं? किसने जीते हैं 2 ओलंपिक पदक जो है लगातार, किसने जीते हैं ये बताएं। तो वो जो है आपके पीवी सिंधु द्वारा जीते गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, किसके द्वारा जीते गए हैं? पीवी पीवी सिंधु। अब मैं बात करूं किस किस वर्ष जीते गए हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने जो है उम, पदक जीते किसमें? रियो ओलंपिक 2016 में। पहला किसमें जीता था? रियो ओलंपिक रियो ओलंपिक 2016 में जीता था। क्या? रजत। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे, तो उन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो टोक्यो ओलंपिक कब? 2020 में जो कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। किसने? पीवी सिंधु ने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं आपकी दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो प्यारे बच्चे किससे रिलेटेड है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो प्यारे बच्चे किससे रिलेटेड है? ये तीरंदाजी से रिलेटेड है। किससे? तीरंदाजी। ठीक है, ये जो है तीरंदाजी से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने जो कोई भी, क्या मेरे प्यारे बच्चे, प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है। ठीक है, बबीता फोगाट की बात करें तो किससे है? ये कुश्ती से हैं। किससे? कुश्ती में पदक जीतने वाली बबीता फोगाट ने अभी तक जो है कोई ओलंपिक में जो है अभी तक इन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे ओलंपिक खेलों में, भारत ने जो है मेरे प्यारे बच्चे किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारत की। भारत ने मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? भारत की बात कर रहा हूं। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग, फर्स्ट, ठीक है, भारत ने प्रथम ओलंपिक खेलों में भाग किस वर्ष लिया था प्यारे बच्चे? 1900 में, सन 1900 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले ओलंपिक और फर्स्ट ओलंपिक कहां पे हुए थे प्यारे बच्चे? फर्स्ट ओलंपिक आपके 1896 में हुए थे। कहां पे? ग्रीस, एथेंस में। ग्रीस, एथेंस में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में जो है मेरे प्यारे बच्चे 1894 में पियरे डी कुप्टिन और कौन थे? ये ओलंपिक पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे 1900 में, किसमें? 1900 में जो है प्यारे प्यारे बच्चे ओलंपिक खेलों में सबसे पहले महिलाओं की भागीदारी रही। किसकी भागीदारी रही थी? महिलाओं की भागीदारी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए, क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि जल में डूबे हुए कुछ कांचों को देखने पर उनका आकार जो है प्यारे बच्चे वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य कर रहा है। जल जो है किस लेंस या दर्पण के रूप में कार्य कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे? कोई भी डूबती हुई, अगर मान लो जल में जब डूबता हुआ कांच जो है क्या दिखता है? बड़ा दिखता है। मान लीजिए कोई भी कांच जल में कोई भी कांच जल में डूबता हुआ कांच, ध्यान से समझें। जब जल में कोई अगर कांच डूब रहा है तो वो प्यारे बच्चे बड़ा दिखता है। क्या दिखता है? बड़ा दिखना। वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होता है। किसके कारण होता है ये सब? ये होता है आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। ठीक है, जहां जल का क्या है बेटे? माध्यम क्या होता है? सघन होता है। जल का माध्यम जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे? जल का माध्यम क्या हो जाएगा? सघन। ठीक है, जल का माध्यम कैसा होता है? सघन होता है। और पानी में डूबी वस्तुएं जो है उत्तल लेंस की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं प्यारे बच्चे? उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह काम करती हैं। काम करती हैं। ठीक है, क्या काम करती है उत्तल लेंस की तरह? कि वो जो है क्या हो जाता है? बड़ा दिखता है। डूबती हुई चीज जो कांच है वो क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है
उत्तल लेंस की वजह से होता है। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो जो उत्तल लेंस की तरह काम करता है, तो इसलिए जो है चीजें बड़ी दिखती हैं। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं यहाँ पे प्यारे बच्चे एक छोटी सी बात करूं, ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस है? ये आप कहोगे सर ये कॉन्वेक्स लेंस है, यानी ये उत्तल लेंस है। ठीक है, कैसा लेंस है ये आपका प्यारे बच्चे उत्तल लेंस है, उत्तल। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर होता है। ये क्या होता है? F2 फोकस, और ये क्या होता है प्यारे बच्चे? F1। अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, इस तरीके से अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाती है, तो प्यारे बच्चे वो F2 से गुजर जाती है, रिफ्लेक्ट होकर कहां से गुजर जाती है? वो F2 से चली जाती है। ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, क्लास 10th में साइंस में है। ठीक है, अगर यही ये कॉनकेव लेंस होता, अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसकी जगह कौन सा लेंस होता प्यारे बच्चे? इसी की जगह अगर कॉनकेव लेंस होता, इस तरीके का लेंस होता, ये कौन सा लेंस है? ये आपका कॉनकेव लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से मैं फिर एक लाइन खींच रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चे? आपका ये माना मैंने F1 है, ये आपका रहेगा ऑप्टिकल सेंटर ही रहेगा, और ये आपकी फोकस दूरी 2 है। ठीक है, F2 है। जब कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इस तरीके से जो है ये रिफ्लेक्ट होगी, और इसको जब पीछे की तरफ अगर करके देखोगे तो आपको शो लगेगा कि ये जो है इस F1 से रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो है यहां से टकरा के क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? यहां भी F1 से ही वापस जाएगी। यही अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कॉनकेव लेंस की, एक बात करता हूं मैं यहाँ पे, ये आपका कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में बात करूंगा मैं। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है? आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, और ये क्या है? आपका यहाँ पे F1 है। क्या है? F1 है, और ये क्या है? आपका 2F1 है, 2F1। ठीक है, ये F2 है, और ये क्या है? यहाँ पे 2F2 है, 2F2 है। अगर ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चे 2F1 पे होगा, किस पे होगा? 2F1 पे। मैंने माना यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे। मैंने क्या बताया? कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो लाइन होगी वो सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, और यहां से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ये लाइन जो आपकी कहां से जाएगी? F2 से जाएगी, रिटर्न होके कहां से जाएगी प्यारे बच्चे? F2। तेरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसके पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्ट होके कहां से निकल जाएगी प्यारे बच्चे? F2 से निकल जाएगी। ठीक है, वहीं दूसरी लाइन जब आएगी मेरे प्यारे बच्चे, तो कहां से जाएगी? जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी। जैसे मैं ये कहूं, ये लाइन जो है मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी? ये वाली लाइन ऑप्टिकल सेंटर से गई, और ऑप्टिकल सेंटर से ये वापस चली गई। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से ही प्यारे बच्चे क्या होगी? वापस हो जाएगी। किस तरीके से? देखो, मैंने कहा कि ये लाइन जो है ऑप्टिकल सेंटर से गई, और ये लाइन ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली गई। तो अब ऑब्जेक्ट आपका प्यारे बच्चे कहां बना? आप देखोगे, आपको कहां पे ये काट रही है? दोनों F2 पर काट रही है, तो आपका ऑब्जेक्ट 2F2 पर बनेगा। ठीक है, सॉरी, इमेज आपकी कहां बनेगी? इसमें जो इमेज बनेगी वो आपकी कहां बन रही है? 2F2 पर बन रही है। ठीक है, इक्वल इन साइज है, इक्वल इन साइज, और कैसी है प्यारे बच्चे? रियल है और इन्वर्टेड है। उल्टी बनी है इमेज, इक्वल इन साइज बनेगी जब आपका 2F1 पे होगी तो। ठीक है, क्वेश्चन में ये जो आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, यही अगर कोई दूसरा लेंस अगर मैंने ले लिया होता, अब तो ये मैंने कॉनकेव लेंस ले, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। अगर हम कॉन्वेक्स के कौन सा ले लेते? कॉनकेव ले लेते, तब भी इसी प्रकार बनती। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में अगर 2F1 पे रखेंगे तो इमेज इक्वल इन साइज होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, और 2F2 पर बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वही जो है क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे? प्रथम तीर्थकर होंगे। और जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? वो ऋषभ देव थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है और ऋषभनाथ भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर था। ठीक है, कि ऋषभनाथ जो थे कौन थे प्यारे बच्चे? वो 24 तीर्थकरों में से पहले तीर्थकर थे, जिन्होंने क्या किया था मेरे प्यारे बच्चे? जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपको। पहले कौन थे आपके? ऋषभदेव भी बोलते हैं उनको। ठीक है, दूसरे थे आपके अजितनाथ, अजितनाथ। तीसरे नंबर पे थे आपके संभवनाथ, संभवनाथ। फोर्थ नंबर की बात करूंगा तो अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ। ठीक है, पांचवें नंबर पे थे सुमति नाथ, सुमति नाथ। ठीक है, छठवें नंबर पे थे आपके पद्मप्रभ। ठीक है, सातवें नंबर की बात करूंगा तो मैं सुप्रासुनाथ। ठीक है, आठवें नंबर पे चंद्रप्रभ। क्लियर हुआ? नौ, नौ नंबर पे, नौवें पे आपके पुष्पदंत, पुष्पदंत। 10 की बात करूंगा शीतलनाथ। 24वां लिखा देता हूं मैं। ठीक है, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ,
श्रेयांश नाथ, ठीक है। वासु पूज्य, वासु पूज्य, ठीक है। और विमलनाथ, 13 नंबर पे विमलनाथ, ठीक है। 14 पे अनंतनाथ, अनंतनाथ। 15 की बात करूंगा तो धर्मनाथ, ठीक है। 16 की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे शांतिनाथ, ठीक है। कुथुनाथ 17, 17 नंबर पे कौन है? कुथुनाथ, ठीक है। और अरानाथ 18 पे, अरानाथ, ठीक है। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ, ठीक है। और मुनि सुव्रतनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, ठीक है। 21 नंबर की बात करूंगा तो मैं नमीनाथ, ठीक है। और नेमीनाथ, नेमीनाथ, ठीक है। 23 नंबर पे थे आपके पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। 24 पे महावीर, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, जैन धर्म के 24 पे तीर्थंकर कौन थे? महावीर जैन, ठीक है। क्लियर हो गया? मैंने 24 के 24 आपको जो यहाँ पे लिखवा दिए हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि सुनील चावल के आटे का पेस्ट बनाता है और पेस्ट में आयोडीन के विलयन की एक बूंद मिलाता है, उसे क्या दिखाई देगा? चलिए ठीक है। सुनील क्या करता है कि चावल का आटा है, एक पेस्ट बना लेता है और उस पेस्ट में एक आयोडीन के विलय की एक बूंद डाल देता है, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए ये क्या है? चावल है, ठीक है। तो चावल के आटे में क्या मिलेगा प्यारे बच्चे? स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च है। तो चावल के आटे में मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, चावल के आटे में क्या मिला उसे? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बो कार्बोहाइड्रेट होगा। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है प्यारे बच्चे? स्टार्च है, ठीक है। क्या है? ये स्टार्च है जिसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट है। जब उसने इस पर आयोडीन का परीक्षण करेगा, आयोडीन का विलन स्टार्च की पहचान के लिए एक रासायनिक परीक्षण है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? जब आयोडीन का विलन जो स्टार्च की उपस्थिति वाले पदार्थ जैसे चावल का आटा है उसके संपर्क में आएगा, जब इसमें क्या अगर उसने मिक्स किया मेरे प्यारे बच्चे? आयोडीन। अगर आयोडीन इसमें अगर मिक्स किया गया तो इसका कलर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। अब ये टोटल एक क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे? ये क्या बन गया? ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। जिससे गहरा नीला काला रंग उत्पन्न होगा। कलर कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चे? कलर आपका जो होगा वो नीला काला, नीला काला रंग जो है प्यारे बच्चे चेंज हो जाएगा, उत्पन्न होगा, ठीक है। यह नीला काला रंग जो है प्यारे बच्चे स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है। नीला काला रंग, ये रंग किसकी पुष्टि करता है प्यारे बच्चे? ये जो है स्टार्च की, स्टार्च की उपस्थिति की, स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है, ठीक है। पुष्टि करता है कि इसमें स्टार्च है, और स्टार्च कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए जो है मेरे प्यारे बच्चे रंग नीला और काला हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पता लगाते हैं। कैल्शियम की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम का प्यारे बच्चे कौन सा है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम 2, 8, 8 और 2। तो इसमें प्यारे बच्चे कैल्शियम समूह जो है 2 का तत्व है। किसका तत्व है? ये 2 का। इसमें 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। ये क्या है? इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने रहे? 2 इलेक्ट्रॉन रहे संयोजी। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने पूछा है 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें तो 2 ही हैं। अब बात करेंगे हम नाइट्रोजन की। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या है? 7, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 7 होगा, यानी 2 और 5 एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें क्या है प्यारे बच्चे? ये क्या है? ये 5 इसमें क्या था? इसमें ये 5 इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है 5। लेकिन हमें चाहिए कितने हैं? हमें तो सिर्फ 3 वाले चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर मेरे प्यारे बच्चे 12। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 12 है तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इसके 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें भी 3 नहीं निकले, ठीक है। इसमें भी जो है कितने निकले? 2 ही इलेक्ट्रॉन निकले संयोजी। अब बात करेंगे हम एल्यूमिनियम की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे प्यारे बच्चे 2 और 8 10 और 3 13, ठीक है। तो इसमें कितने रहे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स? 3 रहे। और पूछा यही था कि इसमें जो 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें एल्यूमिनियम यानी डी इसका राइट आंसर होगा।
आपको इस तरीके से पेपर में नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन 1 होता है एटॉमिक नंबर, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लूओराइन, ठीक है, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ये आपको सब याद होने चाहिए। अब कैल्शियम 20 था, नाइट्रोजन 7 था, मैग्नीशियम 12 है, एल्युमिनियम 13, ये आपको जो है एटॉमिक नंबर इन सबके याद होने चाहिए और उंगलियों पे आप हिसाब लगाओ, एल्युमिनियम 2 8 10 बचा कितना 3 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली जो पहली भाषा थी वो कौन सी थी? आपकी तमिल थी। ठीक है, कौन सी थी पहली? कौन सी थी आपकी? तमिल थी। ठीक है, जिसको जो है मेरे प्यारे बच्चे 2004 में भारत सरकार द्वारा यह दर्जा दिया गया था। कब? वर्ष 2004 में। ठीक है, तमिल को दिया गया था। ठीक है, फिर सीक्वेंस के हिसाब से भारत की 6 भाषाओं, ठीक है, भारत की जो 6 भाषाएं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन तमिल पहले नंबर पे थी। ठीक है, तमिल जो पहले नंबर पे थी। मैं बात करूं प्यारे बच्चे सेकंड नंबर पे कौन सी भाषा थी, तो आप कहोगे सर सेकंड नंबर पे तो जो है संस्कृत थी। संस्कृत हो गया। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो कौन सी भाषा रहेगी? कन्नड़। कन्नड़ हो गई। वहीं मैं अगर फोर्थ नंबर की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे तेलुगु। तेलुगु। ठीक है, फिर मलयालम, फिर उड़िया। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, फिफ्थ कौन सी रहेगी प्यारे बच्चे? मलयालम। मलयालम। और सिक्स कौन सी है आपकी? उड़िया। ठीक है, इन सबको जो है प्यारे बच्चे भारतीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, 6 भाषाओं को, लेकिन फर्स्ट नंबर पे तमिल थी वर्ष 2004 में। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया प्यारे बच्चे? हाँ, चलिए एक चीज और। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि प्रोपेनॉन में कितने द्विबंध होते हैं, यानी हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन प्रोपेनॉन। तो मेरे प्यारे बच्चे बात हो रही है आपकी प्रोपेनॉन की। प्रोपेनॉन, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है प्यारे बच्चे? प्रोपेनॉन में आपको सर कीटोन ग्रुप है। इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोन। ठीक है, कौन सा ग्रुप है इसमें? कीटोन ग्रुप है। और कीटोन ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो कौन सा है? किस तरीके से होता है? डॉट सी डॉट डबल बॉन्ड ओ। ये इसका क्या है प्यारे बच्चे? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, फॉर्मूला है फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो इसमें आप देखोगे प्रोपेनॉन इसने कहा है। प्रोपेनॉन की मैं बात करूं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इसका फॉर्मूला C3H6O। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन क्या होगा? C3H6O। C3H6O। अब इसका मुझे क्या बनाना है प्यारे बच्चे? अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो किस तरीके से बनेगा? देखिए, कार्बन कितने इसमें? 3 हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन होना अनिवार्य है। और H कितने हैं मेरे पास? 6 हैं, तो एक H यहाँ पे आएगा, एक H यहाँ पे आएगा, 2, एक यहाँ 3, एक 4 और एक 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? ये प्रोपेनॉन हो गया। और इसमें आप देखोगे कितने जो है इसमें द्विआबंध हैं, यानी कितने इसमें डबल बॉन्ड्स हैं? सिर्फ इसमें एक डबल बॉन्ड है, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है इसमें। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? ए। इसमें सिर्फ एक जो है डबल बॉन्ड है। ठीक है, प्रोपेनॉन को मेरे प्यारे बच्चे और किस नाम से भी जानते हैं? एसीटोन। किसके नाम से जानते हैं? एसीटोन। प्रोपेनॉन को क्या और बोल सकते हैं हम? एसीटोन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए मैं ग्रुप्स और आपको कंप्लीट करवा देता हूं। सबसे पहले बात करूंगा मैं एल्कोहल की। देखो किस किस के ग्रुप्स होंगे? एल्कोहल, एल्कोहल, फिर एल्डेहाइड, एल्डे, एल्कोहल, एल्डेहाइड और कीटोन, और एक होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे चल जा भाई। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एल्कोहल OH होता है, सिंपल लिख देता हूं। एल्कोहल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? OH। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे एल्डेहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा प्यारे बच्चे? CHON डॉट C। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और इसके साथ में डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कीटोन की। अभी आपको बताया था कीटोन के बारे में मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है इसमें, उसमें भी एल्डेहाइड में भी डबल बॉन्ड है। अगर कार्बोक्सिलिक की बात करूं मैं तो डॉट COOH, यानी डॉट C आएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड होगा किसके साथ? O, और क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? OH। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ठीक है, एल्कोहल, एल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, 4 हो गए आपके कंप्लीट। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, एल्कोहल, मैं कहूँ एल्कोहल के लिए मैंने क्या ले लिया आपके लिए? मैं ले लेता हूँ एल्कोहल में प्रोपेनॉल ही ले लेता हूँ। प्रोपेनॉल, इसमें क्या लिया था मैंने? प्रोपेनॉन, और इसमें ले लेते हैं हम प्रोपानल। अगर सफिक्स और उसकी बात करें प्यारे बच्चे तो इसमें सफिक्स OL लगता है। इसमें सफिक्स प्रेफिक्स भी बता देता हूँ। इसमें जो है सफिक्स क्या लगता है? इसमें सफिक्स क्या लगेगा प्यारे बच्चे? OL। ठीक है, इसमें सफिक्स क्या लगेगा? AL। इसमें क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चे? सफिक्स ऑइक एसिड। ठीक है, और इसमें सफिक्स क्या लगेगा प्यारे बच्चे? कार्बोक्सिलिक में, कार्बोक्सिलिक में ऑइक लगता है। कीटोन में क्या लगेगा? 1 लगेगा। ये गलत हो गया थोड़ा, या कीटोन है ना, तो कीटोन में 1 लगेगा और इसमें ऑइक लगेगा। ये सब क्या है? सफिक्स लगेंगे इसमें लास्ट में। ठीक है, क्लियर है? चलिए
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और भोजन से ऊर्जा का कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है? मेरे प्यारे बच्चे पौधों के अंदर जो है, क्या बात कर रहे हैं, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिससे वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, तो वो कहाँ होती है, ये इसमें पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कहूँ, क्या कहूँ मैं, कि अगर पादप कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया, पादप कोशिका में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पादप कोशिका, पादप कोशिका में मेरे प्यारे बच्चे जो आपकी श्वसन प्रक्रिया होगी, क्या होगी आपकी श्वसन प्रक्रिया, ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग करके भोजन से ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं, तो वो कहां होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, राइट आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटे क्या कहते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, ऊर्जा का घर, क्या कहते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जा घर, ऊर्जा घर भी इसको कहा जाता है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। क्यों कहा जाता है इसको प्यारे बच्चे, क्योंकि ये जो ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ग्लूकोज को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, ब्रेक करता है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी में, ठीक है, जिससे क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं रसधानी की बात करूं, किसकी, वैक्यूल्स की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, रसधानी, यहां रसधानी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो प्यारे बच्चे रसधानी जो कोशिका में पानी, क्या काम है इसका, कोशिका में पानी, पोषक तत्व, पोषक तत्व और अपशिष्ट उत्पादों को, और अपशिष्ट अपशिष्ट उत्पादों को, अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित करती है, संग्रहित करती है, ठीक है। हरित और इसमें क्या दिया, हरित लवक, यानी इसमें हरित कवक और दिया है, हरित कवक अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के लिए बोला गया, लेकिन इसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, जो पादप कोशिका को श्वसन क्रिया में बदल के, ठीक है, तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगर हरित इसकी बात करें हम, हरित लवक की, किसकी बात कर रहा हूं मैं अब, हरित लवक की, हरित लवक, इसका क्या काम है मेरे प्यारे बच्चे, हरित लवक का, ये जो है प्यारे बच्चे प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है ये, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार, और उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, भोजन बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें भोजन बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर जो इसका भी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे आपका कि सही कथन का चयन कीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्या बोला गया प्यारे बच्चे, धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द सतपुड़ा रेंज, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, बिल्कुल राइट है, सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे, पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ठीक है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश के, मेरे प्यारे बच्चे धूपगढ़ कहाँ पे है, धूपगढ़, धूपगढ़ जो है मेरे प्यारे बच्चे ये आपका एमपी में, एमपी के पचमढ़ी, एमपी के पचमढ़ी में स्थित है, ठीक है, ये बात याद रखें। ऑप्शन नंबर जो इसका ए ही राइट आंसर हो गया। अब उसने कहा है मेरे प्यारे बच्चे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है, बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चे, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की एक चोटी है, महेंद्रगिरी किसकी चोटी है प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी जो है मेरे प्यारे बच्चे किसकी है, ये महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की एक चोटी है, किसकी है ये, पूर्वी घाट की चोटी है, पूर्वी घाट की चोटी है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया कि भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचाचूली है, नहीं है भैया, पंचाचूली नहीं है, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनगंगा है, क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कंचनगंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है ना भैया, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की नहीं, धूपगढ़ कहाँ की है, सतपुड़ा की है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, क्या बोलता है ये कि गर्भ निरोध को कौन सी विधि एचआईवी के संक्रमण को रोक सकती है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं ये बात कहूं कौन सा मेथड होगा आपका, वो बैरियर मेथड होगा केवल, ओनली ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि जो बैरियर मेथड होगा, रोध रोध विधियां होगी वो सिर्फ क्या होगी प्यारे बच्चे, गर्भ निरोध को एचआईवी के संक्रमण से रोक सकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है, तो मेरे प्यारे बच्चे जो ह्यूमन पीएच, ह्यूमन बॉडी,
ह्यूमन बॉडी का जो मेरे प्यारे बच्चे पीएच रेंज होता है वो आपका 7 to 7.8 होता है। ऑप्शन नंबर जो इसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं यहाँ बात करूंगा सबसे पहले गैस्ट्रिक एसिड की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? गैस्ट्रिक एसिड की। गैस्ट्रिक एसिड का प्यारे बच्चे पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे लेमन जूस की, लेमन जूस, इसका पीएच वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चे? 2 होगा। अगर मैं बात करूं थोड़ा ऊपर ऑरेंज जूस, किसकी बात कर रहा हूं? ऑरेंज जूस, इसका जो पीएच मान होगा मेरे प्यारे बच्चे वो कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, पीएच वैल्यू टोमेटो की 4 होगी। टोमेटो, टोमेटो जूस, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चे? 4। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूरिन की, यूरिन की पीएच वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चे? 6 होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डिस्टिल वाटर की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? डिस्टिल वाटर, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, सी वाटर की बात करूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सी वाटर की अगर बात करूं तो इसकी पीएच वैल्यू जो होगी मेरे प्यारे बच्चे वो 8 होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा की, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा की पीएच वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चे? 10। ठीक है, अमोनिया सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं, अमोनिया सॉल्यूशन, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चे? 11। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे सोपी वाटर, सोपी वाटर, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? आपको होगी सर 12 होगी। अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चे ब्लीच की, ब्लीच की पीएच वैल्यू कितनी होगी? ब्लीच की पीएच वैल्यू होगी प्यारे बच्चे 13। ठीक है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चे? 7.4 होगा। ठीक है, एसिड रेन की बात करूं मैं प्यारे बच्चे, अम्लीय वर्षा की, कितनी होगी? 4.2 से लेके मेरे प्यारे बच्चे 4.4 तक। ठीक है, ये आपकी पीएच वैल्यू रहेगी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया कि 7 to 7.8 जो पीएच वैल्यू हमारे शरीर की रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं बिहार की, बिहार जो है प्यारे बच्चे वो हिमाचल क्षेत्र का, हिमालयी क्षेत्र में जो स्थित नहीं है। कौन? बिहार। बिहार का एक ऐसा राज्य है जो, बिहार कैसा राज्य प्यारे बच्चे जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपका ऑप्शन दिया है मिजोरम। क्या दिया गया है? मिजोरम। मेरे प्यारे बच्चे इस मिजोरम के जो है लोक नृत्य कौन कौन से हैं मिजोरम में? खानतम, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे? आपका लोक नृत्य की बात कर रहा हूं, आपके पेपर्स में कई बार पूछे गए हैं। लोक नृत्य कौन कौन से हैं? खानतम, खानतम है, और है पाकू पिला, चेराव, ठीक है, ये बांस नृत्य है, चेराव। ठीक है, और खुल्लम खुल्लम, खुल्लम खुल्लम। ठीक है, और एक आपका जंग तालम, जंग तालम। ये जो है आपके मिजोरम के लोक नृत्य हैं। प्यारे बच्चे, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? मुरलेन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? ये भी आपका जो है मिजोरम में है, मुरलेन। ठीक है, एक है आपका फोंगपुई, दूसरा कौन सा है? फोंगपुई, फोंगपुई ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है? ये आपके दोनों जो है मिजोरम में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चे मिजोरम की साक्षरता दर, मिजोरम की साक्षरता दर कितनी है प्यारे बच्चे? आप कहोगे सर 91.33% है। ठीक है, मिजोरम से ही रिलेटेड सब कुछ चल रहा है इसमें। सिक्किम के लोक नृत्य कौन कौन से प्यारे बच्चे? किसकी बात करूं मैं? सिक्किम, सिक्किम के क्या लोक नृत्य, कौन कौन से लोक नृत्य हैं प्यारे बच्चे सिक्किम के? आप कहोगे सर सिक्किम के तो बहुत सारे। ठीक है, लामा नृत्य, कौन सा हो जाएगा? एक लामा नृत्य है, आपका जो याक छम है। ठीक है, और तमांग सेलो, तमांग सेलो। ठीक है, मारूनी। ठीक है, खुकुरी नाच, खुकुरी, खुकुरी नाच। ठीक है, और रेचू गम्मा, रेचू, रेचू गमा। ठीक है, रेचू गमा। क्लियर है? सिक्किम में मेरे प्यारे बच्चे खंगचैंद जोंगा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें? खंग, खंगचैंद, ठीक है, जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, कहां पे है ये? ये आपका सिक्किम में है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए,
ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बन का इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, इनमें से कौन सा यौगिक अस्तित्व में नहीं है। सबसे पहले आपको प्यारे बच्चे क्या दिया है, CH4 दिया है। अब ये CH4 है क्या प्यारे बच्चे, ये मीथेन है। ये क्या है, ये मीथेन है आपका। ठीक है, अगर मीथेन के कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, मीथेन कहलाएगा। ठीक है, तो ये अस्तित्व में है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका प्यारे बच्चे C2H6, ये क्या है आपका, ये मेरे प्यारे बच्चे ये है आपका इथेन। ये क्या है आपका, ये आपका इथेन है। ठीक है, C2H6 है, यानी कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन के यौगिक इसमें 2 हैं, 1 और 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये भी सही है, ये इथेन हो गया। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे CH6, CH6 ये क्या है, कार्बन के साथ तो भाई 4 यौगिक होते हैं ना हाइड्रोजन के, तो ये अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार्बन अगर सिंगल है तो हाइड्रोजन तो सिर्फ 4 ही लगेंगे ना इसमें, इसमें तो 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि CH6 जो है ये अभी यौगिक अस्तित्व में नहीं है। अगर यही से पता लग गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर बात कर रहे हैं हम किसकी, C6H6, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये है आपका बेंजीन। क्या है ये आपका, बेंजीन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा प्यारे बच्चे, कार्बन कितने हैं इसमें 6 हैं बेंजीन में, यानी 1, ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, इसके डबल बॉन्ड होंगे, यहाँ सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल, और इन सबके साथ में मेरे प्यारे बच्चे एक एक हाइड्रोजन लगेगा। हाइड्रोजन की भी संख्या कितनी होगी, हाइड्रोजन भी 4 होंगे और कार्बन भी प्यारे बच्चे 4 ही, सॉरी हाइड्रोजन भी 6 और कार्बन भी 6, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका बेंजीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, ये है आपका बेंजीन है। ठीक है, क्या है, बेंजीन है। क्लियर हुआ, कंप्लीट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थि अंग यानी फ्रैक्चर हो गया, वह अस्पताल गया, डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसे जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हड्डी अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। पदार्थ एक्स का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे। तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैसे होगा अब ये देखते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक कंपाउंड एक्स है, क्या है, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ये क्या है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ड्राई है, व्हाइट पाउडर है। ठीक है, दैट इज मिक्स्ड विद वाटर बाय डॉक्टर, जब इसको वाटर के द्वारा जो है, डॉक्टर के द्वारा ये वाटर में जो है क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चे, मिलाया गया। ये प्लस किया गया किसके साथ में, मिक्स किया गया मेरे प्यारे बच्चे, वाटर के साथ में। इतने वाटर के साथ में जब इसको मिक्स किया गया तो क्या बना मेरे प्यारे बच्चे, CaSO4 2H2O, ये क्या रहा प्यारे बच्चे, जिप्सम, जिप्सम बन गया। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे, जब वाटर इसमें ऐड किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट किया, क्रिस्टलाइज और टर्न किसमें हो गया प्यारे बच्चे, चेंज इनटू जिप्सम। ठीक है, ये क्या होता है, ये हार्ड सॉलिड मास होता है। ठीक है, जिसमें जो है सॉलिड ये जो जिप्सम है मेरे प्यारे बच्चे, ये फ्रैक्चर एरिया पर होल्ड पकड़ने के लिए जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, किसमें पानी मिलाया प्यारे बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब डॉक्टर ने पानी मिलाया तो जिप्सम बना, जो कि डॉक्टर ने जो है जिप्सम को किसमें यूज किया, उसकी हड्डियों को सही जगह जोड़ने में प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स विद वाटर किया गया तो जिप्सम बन के आपके सामने आया। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया। चलिए मैं ये बात करूँ एक, चलिए इसमें नहीं करते हैं, किसी और क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को, न्यूलैंड्स ने जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या किया था कि जो तत्कालीन ज्ञात तत्वों को जो है किस के क्रम में व्यवस्थित किया था, किस क्रम में जो है मेरे प्यारे बच्चे व्यवस्थित किया था, तो बढ़ते हुए एटॉमिक मास यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के रूप में जो उनको रखा गया था। ठीक है, बढ़ते हुए परमाणविक, ठीक है, परमाणु त्रिज्य द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में जो उसने रखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स की, तो उन्होंने जो किस तरीके से रखा था इनको अरेंज में, इस तरीके से जो उन्होंने एक टेबल बनाई थी, सा रे गा मा पा दा नी। ठीक है, और इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने एक एलिमेंट लिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, इसको यहाँ पे रखा था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने लिथियम लिया था, फिर बेरिलियम, ठीक है, फिर बी सी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्होंने फ्लोरीन ले लिया था, फिर सोडियम मैग्नीशियम। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, PS, ठीक है, और क्लोरीन, और क्या था यहाँ पे, पोटासियम, कैल्शियम, CrTi और Mn और Fe। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे अगर आप देखो, इसमें आप क्या देखोगे कि LIBE, फिर CNO, इस तरीके से जो है इन्होंने रखा था। क्लियर है, मैं ये कहूं इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेस, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था प्यारे बच्चे, 1 था। ठीक है, क्लियर है। हो
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। लेकिन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं लिथियम से बात करता हूं, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पे। लिथियम का मेरे प्यारे बच्चे एटॉमिक मास कितना होता है, 7। यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक मास कितना लिया गया प्यारे बच्चे, 7 लिया गया। बेरिलियम का कितना एटॉमिक मास लिया गया, 9। कितना ले लिया, 9। फिर 11, ठीक है, फिर 12, फिर 14, ठीक है। ऑक्सीजन के में कितना ले लिया था मेरे प्यारे बच्चे उन्होंने, ऑक्सीजन लिया था 16, ठीक है, क्लियर है। Na की बात करूं मैं 23, मैग्नीशियम की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चे 24, ठीक है। एल्यूमिनियम की मैं बात कर लेता हूं 27, सिलिकॉन की बात करूं तो प्यारे बच्चे 29, ठीक है। फॉस्फोरस में 31, एस की बात करूं तो 32। अब इसमें मैं यहीं से एक चीज आपको समझा देता हूं मेरे प्यारे बच्चे। अगर पोटेशियम की बात करूं तो मैं ये हो जाएगा आपका 39, ठीक है। कैल्शियम की बात करेंगे तो 40। इसी से समझ आ जाएगा, देखो इन सबके जो है मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हुए परमाणविक द्रव्यमान है, ठीक है, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर उन्होंने रखा था, ठीक है। इसमें एक चीज और थी मेरे प्यारे बच्चे, अगर इन दो का, किसका, एक तो लिथियम का और एक पोटेशियम का, अगर इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए मेरे प्यारे बच्चे, किसका, लिथियम का और प्लस में पोटेशियम का, अगर इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए तो मेरे प्यारे बच्चे बीच वाले एटॉमिक मास के बराबर आता था, लगभग बराबर आता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 7 प्लस में 39 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 46/2 यानी 23। एक प्रॉपर्टी इनकी ये भी कहती है कि प्यारे बच्चे द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द मिडल एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास जो मेरे प्यारे बच्चे, वो मिडल वाले जो एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के बराबर आता है, एवरेज एटॉमिक मास दोनों का, ठीक है, क्लियर रहा। तो ऑप्शन नंबर जो डी राइट आंसर है कि उन्होंने जो इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के रूप में रखा था, ठीक है। लिथियम देखो 7 9 बढ़ रहा है ना एटॉमिक मासेस, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। मेरे प्यारे बच्चे प्रथम उद्देश्य क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था मेरे प्यारे बच्चे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी देश का कृषि विकास। किसमें था आपका, पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 थी, 1951 से 1956। और प्रथम पंचवर्षीय योजना मेरे प्यारे बच्चे किस मॉडल पर आधारित थी, हेरड डोमर मॉडल पर, हेरड हेरोड डोमर हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि हेरड डोमर मॉडल पर जो पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चे किस पे थी, पीसी महालानोबिस मॉडल पर। दूसरी पंचवर्षीय, दूसरी दूसरी पंचवर्षीय दूसरी किस पर आधारित थी मेरे प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर पीसी महालानोबिस, पीसी महालानोबिस, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि रसोई में उत्पन्न होने वाले अजैव निम्नीकरण पदार्थों की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करा रहे हैं ये, अजैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय। तो प्यारे बच्चे अजैव निम्नीकरणीय होते क्या हैं, ये वो पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जो पदार्थ जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या नहीं होते प्यारे बच्चे, विघटित नहीं होते, विघटित विघटित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। देखो चाय की पत्ती है, आपको पहले क्या दिया, चाय की पत्ती, तो प्यारे बच्चे चाय की पत्ती है क्या, एक जैविक पदार्थ है और बैक्टीरिया द्वारा जो है ये विघटित हो जाती है, ये भी राइट आंसर नहीं है। पेपर बैग क्या है प्यारे बच्चे, पेपर भी क्या एक जैविक सामग्री है, स्वाभाविक है कि वो भी विघटित हो जाएगी, ठीक है। सब्जियों के छिलके क्या ये भी जैविक पदार्थ है और समय के साथ सूक्ष्म जीवों द्वारा प्यारे बच्चे ये भी विघटित हो जाते हैं। लेकिन दूध की जो थैली होगी प्यारे बच्चे, प्लास्टिक या अन्य जो है सिंथेटिक सामग्री से बनी होती है, जो गैर क्या है प्यारे बच्चे, जैव निम्नीकरणीय होती है और पर्यावरण में प्रदूषित कर सकती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, दूध की थैली, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान में इनमें किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है, यहाँ पे याचिका नहीं याचिका होगा, याचिका दायर की जा सकती है, तो अनुच्छेद 32 के तहत जो आप याचिका दायर कर सकते हैं। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपके मूल अधिकार, मूल अधिकार किस भाग में है, ये आपके भाग 3 में है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। 12 से 35 तक आपके क्या है, ये मूल अधिकार हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद में जो है 12 से 35 मूल अधिकार हैं, ठीक है। मैं अनुच्छेद 14 की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अनुच्छेद 14 की बात कर रहा हूं, जिसमें आपको विधि के समक्ष समता दिया गया है, विधि के समक्ष समता, ठीक है। अनुच्छेद मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के बारे में प्रावधान किया गया है, लोक नियोजन, ठीक है, अनुच्छेद 16 हो गया। मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे अनुच्छेद
17 में क्या है आपका अस्पृश्यता का अंत है। किसका अंत है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, 17 हो गया। अब बात करूं मैं प्यारे बच्चे 18 में क्या है आपका? अनुच्छेद 18 में है आपका उपाधियों का अंत। हाँ, उपाधियों का अंत। ठीक है, 19 में आपकी वाक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में है आपका प्यारे बच्चे वाक स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर था, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्या कहता है? एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूंगा आपसे, एक लेंस की बात कर रहा है ये। लेंस, मैंने मान लिया ये एक लेंस है मेरे पास। क्या है ये? लेंस हो गया। ठीक है, ये क्या होगा आपका? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होगा आपका? F1। ये होगा आपका 2F1। ये होगा आपका F2। ये होगा आपका 2F1। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर इन दोनों को मिलाया जाएगा तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? ये आपका होगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा ये? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर होगा कि उसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है जब दो लेंस की फोकसों को मिलाया जाता है तो। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी होती है प्यारे बच्चे? उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। किसमें? चिप्स को ऑक्सीडाइजेशन होने से कौन बचाता है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन का जो मैं बात करूं प्यारे बच्चे, नाइट्रोजन किससे डिनोट होता है? एन से। एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 7। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? घटता है या बढ़ता है? क्या होता है प्यारे बच्चे? वो बढ़ जाता है। ठीक है, कि सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो मैंग्रोव वन है प्यारे बच्चे वो सुंदरवन है। ठीक है, कौन सा है? सुंदरवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, लास्ट क्वेश्चन भी है। मान लीजिए कि एक चिकित्सक द्वारा +2.5 डायोप्टर क्षमता के संशोधक लेंस की सलाह दी गई है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? मेरे प्यारे बच्चे क्या पूछा गया आपकी? फोकस दूरी। ठीक है, पावर किसके बराबर होती है प्यारे बच्चे? लेंस की शक्ति पावर यानी पी से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है? 1/f। पावर इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? प्लस का 2.5 डायोप्टर। ठीक है, अगर यहाँ पे जो प्यारे बच्चे अगर एफ की वैल्यू निकालोगे आप तो पावर कितना दिया है? 2.5 बराबर में कितना हो गया प्यारे बच्चे? 1/f। एफ की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो 2.5f किसके बराबर हो गया प्यारे बच्चे? 1 के। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चे? 10/25 यानी 0.4 मीटर। f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 0.4 मीटर। 0.4 मीटर आपकी f की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसने पूछा क्या था आपसे मेरे प्यारे बच्चे? फोकस दूरी पूछी थी, तो किस में निकालनी है आपको? सेंटीमीटर में। मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करोगे? 0.4 इंटू में मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, नीचे 10 आया, कट गया, तो कितना आ गया आपका? 40 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे सब कुछ। तो आप जो है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, आपकी डेट भी आ चुकी है। ठीक है, प्रिपरेशन में आप लगे रहिए। ठीक है, नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। क्लियर है? चलिए।